My dear, be happy, be aware, be hardworking, be safe and live long in the name of God, the most beneficent and merciful. आज का सब्जेक्ट मैटर रहा सांख्यिकी। तो वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें और अपने फ्रेंड्स को भी मतलब शेयर करने के लिए बोले, लाइक करने के लिए बोले, ताकि मुझे आप लोगों से मोटिवेशन मिले और मैं इस तरह से वीडियो तैयार करके आप तक भेजता रहूं। तो पहले मैं ये बताना चाहूँगा सांख्यिकी के बारे में कि सांख्यिकी की परिभाषा क्या है। और एक बात जान लीजिए कि कोई भी विषय जब कोई भी नया चैप्टर शुरू होता है तो उसमें पहले 1, 2, 3 उदाहरण बाहर से दिए जाते हैं, उसके बाद ही चैप्टर शुरू होता है। तो ये उदाहरण अगर आपको सही समझ में आ जाएगा तो आपका चैप्टर पहले दिन से ही बनना शुरू हो जाएगा। तो चलिए, मैं जब सांख्यिकी की बात कहा हूँ तो आज पहले मैं सांख्यिकी की परिभाषा बताता हूँ। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आंकड़ों का एकत्रीकरण, वर्गीकरण, प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण और व्याख्या किया जाता है, उसे सांख्यिकी कहा जाता है। उसे सांख्यिकी कहा जाता है। और इनके बाद से क्या किया जाता है? इनके बाद केंद्रीय प्रवृत्ति, माद, माध्यिका, बहुलक इत्यादि की गणना की जाती है और फिर उनका निष्कर्ष निकाला जाता है। अब हम पहले शुरू करेंगे माध्य से ही कहानी, और इस तरह से आपके से जो कोर्स में भी इसी तरीके से है। तो पहले माध्य से शुरू करेंगे। माध्य हो या माध्यिका, यह है से बहुलक। आंकड़े जो आपके सामने में प्रस्तुत होंगे वो तो कभी ऐसे भी होंगे कि बिना बारंबारता के होंगे, कभी वर्गीकृत होंगे, कभी अवर्गीकृत होंगे। तो इसे मैं क्रमगत रूप से आपको समझा रहा हूँ लिख कर, चलिए, और बताता हूँ और परिभाषा भी आपको लिखित रूप से दे रहा हूँ। सांख्यिकी, स्टैटिस्टिक्स, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आंकड़ों का एकत्रीकरण, वर्गीकरण, प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण एवं व्याख्या किया जाता है, उसे सांख्यिकी कहते हैं। उसे सांख्यिकी कहते हैं। उसे सांख्यिकी कहते हैं। सांख्यिकी कहते हैं। इनके बाद केंद्रीय प्रवृत्ति, माध्यक या माध्यिका, बहुलक इत्यादि की गणना की जाती है और इनके निष्कर्ष निकाले जाते हैं। आंकड़े तो वर्गीकृत या अवर्गीकृत हो सकते हैं। तो चलिए, मैं अब माध्य पे चर्चा करता हूँ। माध्य जब बारंबारता रहित अवर्गीकृत आंकड़े हो तो माध्य निकालने के लिए निम्न सूत्र का प्रयोग करते हैं। माध्य बराबर परीक्षणों का योग बटा परीक्षणों की संख्या, या x डैश बराबर x1 प्लस x2 प्लस xn बटा n। और इसी को शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं 1/n सिग्मा टू द पावर n xi और i इक्वल टू 1। इसको शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं, जब i इक्वल टू 1 है तो सीधे लिख सकते हैं सिग्मा x बटा n, और सब का अर्थ समान है। जहाँ x डैश माध्य, xn क्या है और अंतिम आंकड़े, xn का मतलब हो गया अंतिम आंकड़े, और n कुल आंकड़े यानी कि आंकड़ों की संख्या, मतलब कुल आंकड़े मतलब आंकड़ों की कुल संख्या हो गया। जैसे निम्न आंकड़े का माध्य ज्ञात करना है तो आंकड़े हो गए क्या कि 3, 6, 8, 4, 2, 5, 10। तो अगर इस फार्मूला पर चलेंगे, तो अगर हम इस फार्मूला पर चलते हैं तो चलिए इस फार्मूला पर पहले हम बना के आपको बताते हैं कि इस फार्मूला पर कि माध्य बराबर परीक्षणों का योग। तो चलिए माध्य बराबर हम निकाल के बताते हैं। माध्य बराबर परीक्षणों का योग,
माध्य बराबर परीक्षणों का योग, परीक्षणों का योग, परीक्षणों का योग अब बटा परीक्षणों की संख्या, परीक्षणों की संख्या, परीक्षणों की संख्या, परीक्षणों की संख्या। तो परीक्षणों का योग यानी कि सबको जोड़ लेना है परीक्षण को। तो 3 और 6 9 8 17, 17 4 हो गया, 17 4 हो गया 21, 2 23, 5 23, 5 28, 10 38, 38 और 6 हो गया आपको 44, 1 45। तो ये टोटल परीक्षणों का योग 45 हो गया। अब बटा परीक्षणों की संख्या, तो गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 परीक्षणों की संख्या है। तो 9 से 45 में भाग देंगे, 9 5 45 बराबर में 5 हो गया। और इसी को अगर हम चाहेंगे तो इस सूत्र से निकालना चाहेंगे, जो सूत्र आपको दिया गया इस सूत्र से, तो इसमें क्या होगा xn का मतलब, या मैं इसके द्वारा दूसरी विधि देखिए, दूसरी विधि इसके द्वारा हम निकालेंगे सूत्र के द्वारा। दूसरी विधि x1, तो x1 मतलब हो गया पहला आंकड़ा, तो पहला आंकड़ा कितना है 3 है। x2, तो x2 बराबर हो गया कितना दूसरा आंकड़ा, तो 6 है। देख रहे हैं ना, x1 तो पहला आंकड़ा 3, दूसरा आंकड़ा 6। और इसी तरह डॉट 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 दे के xn का मतलब हो गया अंतिम आंकड़ा। तो अंतिम कितना नंबर में है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर में। तो xn जहाँ बोलते हैं वो अंतिम आंकड़ा का नंबर होता है। तो अंतिम आंकड़ा का नंबर कितना है 9, और xn का मान कितना है, ये हो गया आपको 1। तो अब क्या करेंगे n बराबर हो गया आंकड़ों की कुल संख्या। तो n हो गया आंकड़ों की कुल संख्या। तो आंकड़ों की कुल संख्या कितनी है, आंकड़ों की कुल संख्या है 9। अब हमें निकाला है x डैश, तो x डैश बराबर किसी भी फार्मूला से लेके चले और इससे लेकर चलेंगे तो हमारे क्या होगा, इस फार्मूला से जो चलेंगे कि x1 प्लस x2 प्लस xn अब बटा n, तो इस फार्मूला से लेके चलेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये जो है x1 का मतलब हो जाएगा, x1 का मतलब हो गया पहले का मान। तो पहला ये आंकड़ा नंबर 1, तो आंकड़ा नंबर x1 माने आंकड़ा नंबर 1, तो इसका मान 3 है। अब प्लस x2, तो x2 का मतलब आंकड़ा नंबर 2, आंकड़ा नंबर 2 का मान कितना है 6 है। अब प्लस डॉट डॉट डॉट, और ये हो गया xn माने अंतिम। तो अंतिम आंकड़ा नंबर कौन है 9 है ना, आंकड़ा नंबर कौन है 9 है। तो 9 अंतिम आंकड़ा नंबर, xn का मतलब अंतिम आंकड़ा नंबर 9 है, इसका मान कितना है 1 है, हो गया। और उसके बाद से क्या हो जाएगा बटा में क्या हो जाएगा कि n यानी कि आंकड़ों की कुल संख्या। इसका मतलब हो गया क्या कि पहला दूसरा इत्यादि, सॉरी यहाँ पर जो होगा ये भूल है, यहाँ पर होना चाहिए क्या कि प्लस के बाद ये होना चाहिए डॉट 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 होना चाहिए, प्लस के बाद डिटो होना चाहिए, यानी कि डॉट डॉट होना चाहिए, तब होना चाहिए प्लस xn, तब होना चाहिए प्लस xn होना चाहिए, पहले डॉट डॉट होना चाहिए, यानी कि यहाँ पर डॉट डॉट होना चाहिए। तो मिला लीजिएगा यहाँ पर x1 प्लस x2 प्लस डॉट डॉट प्लस xn का मतलब हो गया लास्ट, xn का मतलब हो गया लास्ट आंकड़ा। अब बटा n, तो देखिएगा x1 का मान हमारा कितना है 3 है, x2 का मान कितना है 6 है, अब प्लस डॉट डॉट और xn तो 1 है, यानी कि xn माने लास्ट का 1 है। अब बटा n, तो n का मान 9, टोटल आंकड़ा 9 है। अब इसका मतलब हो गया कि पहला दूसरा इत्यादि इत्यादि करते करते लास्ट तक जोड़े, पहला दूसरा इत्यादि करते करते लास्ट तक जोड़े, तो बात एक ही होगी, यानी कि हम पहला दूसरा करते करते लास्ट तक जोड़े तो वही बात होगी जैसे कि हम जो है इसका प्रयोग करें, यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि ये हमारे जो सूत्र है सिग्मा x बटा सिग्मा n, इसका मतलब ये हो गया कि बराबर में क्या हो जाएगा, तो सबको जोड़ेंगे तो क्या होगा शुरू से अंत तक ले जोड़ना, इसका मतलब है कि शुरू से अंत तक जोड़ना। तो शुरू से अंत तक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3 और 6 9 और 9 8 17, 17 4 21, 21 और 2 23 और 5 28 और 10 38 और 6 44 और 45, जो अभी आपने जोड़ के बताया था कि इसका भी अर्थ हो गया टोटल को जोड़ें तो टोटल 45 हो गया। अब बटा 9, तो फिर ये जो आया हमारा, तो इसके बदले में हम इसको अगर लिख देते क्या कि अभी जो हमने सूत्र लिखा कि यहाँ पर देखिएगा ये सूत्र देखिएगा कि x1
प्लस x2 प्लस d2 अब प्लस x1/n, इसके बराबर जो ये हुआ, तो समझिए कि इसके बराबर ये और इसके बराबर ये हुआ। तो अंतिम में देखिए कि यह रूप जो है कैसे हो जा रहा है, ऐसा ये रूप को देखिए, ये सूत्र का अंतिम रूप ये हो जा रहा है। जैसे देखिए यहाँ मैथ सेम वैसे ही दिखाई देगा कि जिस तरीके से सूत्र का अंतिम रूप हो जाता है उसी रूप में ये मैथ दिखाई देता है। इसलिए से जो हम ये सूत्र को 3 तरह के रूप में ढाल के दिखाते हैं, 3 तरह के रूप में दिखाते हैं, और तीसरा रूप जैसा सूत्र का दिखाई देता है वैसा यहाँ मैथ दिखाई दे रहा है। फिर काटिए तो कितना हो जाएगा, 9 5 45 यानी कि 5। आप चाहेंगे तो इसके बगल में इस सूत्र को लिख भी सकते हैं, जैसे कि आपने मैथ बनाया है तो यहाँ पर क्या कीजिएगा, बगल में इस सूत्र को, दोनों सूत्र को भी लिख सकते हैं। इन दोनों सूत्रों को इस सूत्र के बगल में लिख के तब आप बना सकते हैं। लेकिन बेहतर ये होता है कि कोई एक सूत्र का ही इनमें से प्रयोग कीजिए, सबका तो अर्थ एक ही होता है।